आज आई एम स्वीत फ्रॉम स्वीत एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे विश्व के महानतम साहित्यों में से शुमार एक विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले जिसका नाम एज यू लाइक इट है। एक पेस्टोरल कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी भी है और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है। तो अगर आप एंड स्क्रीन में जाके देखेंगे तो पार्ट 1 जो इंट्रो पार्ट है वो इसमें लोड किया होगा। इस वीडियो में बात करेंगे इसका समरी का। ये समरी से ज़्यादा डेप्थ में होगी बात, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट क्या था, मेन झगड़ा क्या था। तो सर रोलैंड द बॉयज के 3 बेटे थे और सर रोलैंड द बॉयज जब जीवित थे तो वो सीनियर ड्यूक के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। सर रोलैंड द बॉयज के 3 बेटे थे। पहला था ओलिवर द बॉयज, ही वॉज द रिलेशन, एंड द सेकेंड वन वॉज जैक्स द बॉयज, एंड द यंगेस्ट वन वॉज ऑरलैंडो द बॉयज। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जब सर रोलैंड द बॉयज मरने वाले थे तो उन्होंने एक टेस्टामेंट लिखा था और उस टेस्टामेंट के अनुसार ओलिवर यानी सबसे बड़ा बेटा ओलिवर पर ये जिम्मेवारी सौंपी कि अपने दोनों छोटे भाइयों जैक्स और ऑरलैंडो का अच्छी तरह से देखभाल करेगा और एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन ओलिवर शुरुआत से ही दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था और सारी संपत्ति पर अधिकार करना चाहता था। तो उसने शुरुआती दौर से ही अपने छोटे भाई यानी ऑरलैंडो को सही शिक्षा प्रोवाइड न करके उसे गडेरिया बनाने की सोची और उसे प्राय शिप वगैरह चराने के लिए भेज देता था। लेकिन उनके घर में सर रोलैंड द बॉयज के एक बहुत ही विश्वास पात्र ओल्ड नौकर था जिसका नाम था एडम। वो ऑरलैंडो को बहुत प्यार करता था और वो हर व्यवस्था जो ऑरलैंडो को चाहिए थी कोशिश की देने की। फलस्वरूप ये हुआ कि ऑरलैंडो जब बड़ा हुआ तो उसमें सर रोलैंड द बॉयज के सारे गुण नेचुरल रूप से मौजूद थे और वो समझ गया कि उसका बड़ा भाई यानी ऑरलैंडो का क्या प्लान है और इसलिए वो एक्ट 1 में ही सीन 1 में ही ऑरलैंडो ओलिवर के गार्डन में जाता है और उससे क्वारल करता है कि भाई मेरा जो संपत्ति वो मुझे दे दो। जब ऑरलैंडो ये बात करता है तो ओलिवर उसे धमकाता है। ऑरलैंडो चूंकि यंग मैन है वो अपने बड़े भाई का गला पकड़ लेता है और धमकी भी देता है। उसके बाद चला आता है। अब ये जो ओलिवर जो है यह सोच में पड़ जाता है, वो कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर देता है किस तरह से अपने छोटे भाई ऑरलैंडो से छुटकारा पाए। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। मेन झगड़ा क्या था, मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या था। इसमें 2 भाइयों की लड़ाई है। एक तो अभी मैंने बताया ऑरलैंडो और ओलिवर के बीच में, और दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है फ्रेडरिक ड्यूक और उसका बड़ा भाई ड्यूक द सीनियर के बारे में। फ्रेडरिक जो है फ्रांस के एक ड्यूकी छोटे से क्षेत्र का ड्यूक है, छोटा राजा है, और उसने अपने बड़े भाई जो कि लीगल रूप से वहाँ का ड्यूक था उसको कॉन्स्पिरेसी करके षड्यंत्र रच के बैनिश कर देता है, जंगल भेज देता है और ड्यूक द सीनियर जंगल में रहना शुरू कर देते हैं। और उसी समय कुछ कोटियर्स जो दरबारी जो विश्वास पात्र हैं ड्यूक द सीनियर का वो भी चले जाते हैं फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में निवास करने उनके साथ। अब जो ये ड्यूक है उसकी एक बेटी है का नाम है रोजलिंड और फ्रेडरिक की एक बेटी है जिसका नाम है सिलिया। अब सिलिया का क्या काम है तो पहले समझें कि जब फ्रेडरिक बैनिश किया था ड्यूक द सीनियर को तो नियमतः रोजलिंड को भी अपने पिता के साथ चल जाना चाहिए। लेकिन फ्रेडरिक की जो बेटी थी सिलिया, तो फ्रेडरिक जानता था कि रोजलिंड और सिलिया में इतना गहरी दोस्ती है कि उसकी अपनी बेटी सिलिया रोजलिंड के बिना नहीं रह पाएगी। इसलिए उन्हें बाय फोर्स रोजलिंड को अपने राजमहल में रख लिया और रोजलिंड और सिलिया साथ ही साथ बड़ी हुई। ये दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी, इतनी गहरी दोस्ती जितना दोस्तों बहुत कम दोस्तों के बीच में होता है।
दोनों बहन में बहुत प्यार था। और रोजलिंड कभी कभी जब वो सैड हो जाती है अपने पिताजी को याद करके, तो सिलिया बराबर यह प्रयास करती थी कि कुछ ना कुछ बोल के उसे खुश रखा जाए। सिलिया काफ़ी उसका ध्यान रखती थी, एक तरह से वो कंपनसेट करना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी से इस बात से वाकिफ थे कि फ्रेडरिक ने उसके साथ अन्याय किया है। बात करते हैं ड्यूक द सीनियर के बारे में, कि जब ये जंगल गया, फॉरेस्ट गया कोटियर के साथ, तो शुरुआती दौर में जंगल यानी फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में उसे काफ़ी समस्या झेलनी पड़ी, क्योंकि ही वॉज हैबिचुएटेड टू कोर्ट लाइफ एंड नाउ ही हैड टू लिव फॉरेस्ट लाइफ, वाइल्ड लाइफ। तो उसने समर के बारे में, समर में जब बहुत ज़्यादा धूप होता तो पेड़ की छाया में बैठ के ठंडी हवा का आनंद लेता। जब ठंड के दिन में काफ़ी जब सर्द, चूँकि फ्रांस ठंडा इलाका है तो इतना ज़्यादा कटकटाता ठंड लगता उसे कि वो कभी कभी तुलना करने लगता कि कौन ज़्यादा दुष्ट प्रकृति का है, ठंडी हवा, सर्द हवा, या फ्रेडरिक द्वारा निभाया गया उसके प्रति दुश्मनी। तो वो पाता कि सर्द हवा कहीं ज़्यादा अच्छी है धोखेबाजी से। और इसलिए आपने ये गीत भी सुना होगा, ब्लो ब्लो द विंटर विंड, तो ये गीत इसी से लिया गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब लोग बात करेंगे कि एक्शन का स्टार्टिंग किस तरह से शुरू हुआ इसमें। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि शुरू में बता चुका हूँ कि क्वारल होता है ओलिवर और ऑरलैंडो के बीच में, और ओलिवर जो है वो कंस्पायर करना शुरू कर देता है ऑरलैंडो के खिलाफ। उसे तुरंत ही ये मौका अपने आप आ जाता है। होता यूँ है कि ऑरलैंडो जो है यह चार्ल्स को चैलेंज करता है। चार्ल्स कौन? ये कोर्ट का फेमस रेसलर है और कई सारे कुश्ती में उसने लोगों को मार गिराया था। तो ऑरलैंडो चैलेंज करता है चार्ल्स को, और चार्ल्स जानता है कि ऑरलैंडो ओलिवर का छोटा भाई है और चार्ल्स की दोस्ती ओलिवर से है। इसलिए चार्ल्स ओलिवर के पास जाता है और बोलता है कि भाई तुम्हारे छोटे भाई ने मुझे चैलेंज किया है तो उसे रोक लो चैलेंज करने से, वरना मैं उसे बहुत घायल कर दूंगा या मार दूंगा। क्योंकि वो सोचता है कि ओलिवर बड़ा भाई है तो अपना छोटा भाई को केयर करता होगा, लेकिन होता उल्टा है कि ओलिवर सोचता है कि ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसलिए वो चार्ल्स को समझाता है कि देखो वो मेरा छोटा भाई तो है, लेकिन उसका नेचर, कैरेक्टर दुष्ट प्रकृति का है, और तुम उसे हरा दोगे तो वो मन में ठान लेगा तुम्हें जान मारने का। तो मुझे ऐसा भाई नहीं चाहिए, इसलिए तुम उसे अगर युद्ध में मार भी दो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना अच्छा प्लान बना लेता है। और होता ये है कि युद्ध शुरू होता है, और युद्ध जब शुरू होने वाला होता है तो फ्रेडरिक रोजलिन और सिलिया को इनवाइट करता है कि आके एक बहुत युद्ध देखो, बहुत शानदार कुश्ती होने वाली है। एक्चुअली उस समय ज़माने में एम्फी थिएटर हुआ करता था, अखाड़ा हुआ करता था, जिसमें कोई महान योद्धा को कोई चैलेंज करते थे और गांव और शहर के सारे लोग उन्हें देखने आते थे। तो रोजलिंड तो सैड थी, लेकिन सिलिया सोची चलो इसको थोड़ा सा टाइम पास करवाते हैं, और वो सिलिया ने रोजलिंड से जिद करके चला गए वहाँ पर। जैसे वहाँ एम्फी थिएटर पहुँचते हैं तो फ्रेडरिक उदास होकर बोलता है कि सॉरी टू इनवाइट यू, बिकॉज जो युद्ध होने वाला है ये ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने ऑरलैंडो को देखा है, वो एक नया आप कह सकते हैं रेसलर हो, अनुभवी नहीं है, और हमारा जो चार्ल्स है कोर्ट का रेसलर है, काफ़ी अनुभवी है, तो ज़्यादा देर ऑरलैंडो टिक ना पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम दोनों बहनों जाओ ऑरलैंडो को समझाओ कि वो युद्ध ना करे। अब रोजलिंड और सिलिया दोनों ऑरलैंडो के पास जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप युद्ध ना करो। ऑरलैंडो उन्हें बोलता है कि भाई मेरे मरने से किसी को गम होने वाला नहीं है, ना मेरा दुनिया में कोई दोस्त है, ना भाई है, कोई नहीं है, और जो ज़मीन खोदा जाएगा तो उसको भी घाटा होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा डेड शरीर उसको भर देगा। और मतलब वो नहीं मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, वो युद्ध करके रहता है। अंत में ये दोनों वापस आ जाती हैं, अपने कुर्सी पर बैठ जाती हैं, और ऑरलैंडो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है कि दो प्रिंसेस उससे रिक्वेस्ट करने आई है, इसलिए वो शानदार प्रदर्शन करते हुए चार्ल्स को हरा देता है। चार्ल्स इस कदर घायल होता है कि उठ नहीं पाता है।
यह देख के ड्यूक जो फ्रेडरिक है वो काफ़ी खुश होता है और सोचता है ऑरलैंडो को अपना प्रोटेक्शन में ले लें। यह विचार लेते हुए ऑरलैंडो को पास जाता है और ऑरलैंडो से बोलता है कि मैं काफ़ी खुश हूँ तुम्हारे प्रदर्शन से, और तुम बताओ अपने किस ख़ानदान से हो, कौन तुम्हारे माँ बाप हैं। सराउंडिंग द बॉयज़ का नाम जब ऑरलैंडो लेता है, यह नाम सुनते ही फ्रेडरिक काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि सराउंडिंग द बॉयज़ जब जीवित थे तो पुराने ड्यूक के वे फेथफुल फ्रेंड थे, इसलिए वो पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। यह देखकर रोजलिंड और सिलिया काफ़ी उदास होती है और वो ऑरलैंडो के पास जाती है थोड़ा पैचअप करने के लिए, और रोजलिंड बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे बाप के दोस्त के बेटे हो, वरना मैं इतना रोती कि तुम्हें युद्ध लड़ने ही नहीं देती। और ये यहीं पर लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, अर्थात रोजलिंड ऑरलैंडो के प्रेम में पड़ जाती है और अपना नेकलेस उसे उतार देती है एज ए टोकन ऑफ लव, और बोलती है कि काश इससे भी अगर मुझे कुछ ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ होता तो मैं तुम्हें देती। ऑरलैंडो भी उसी समय प्रेम में पड़ जाता है और फिर कहानी आगे बढ़ता है। जब रोजलिंड और सिलिया वापस पैलेस में आते हैं तो ड्यूक जो फ्रेडरिक है उसका अभी भी गुस्सा शांत नहीं है। वह रोजलिंड को देखते और भड़क जाता है। उसका ऐसा मानना है कि रोजलिंड को वो राजमहल में रखकर काफ़ी बड़ी गलती किया, क्योंकि रोजलिंड को देखते ही उसके जो राज के वासी हैं वो याद करते हैं पुराने ड्यूक को, इसलिए वो रोजलिंड को फटकारता और बोलता तुम अभी यहाँ से चले जाओ और तुम्हारे पापा जहाँ गए हैं फॉरेस्ट ऑफ एडन वहीं चले जाओ। यह सुनकर सिलिया उनके पैरों को पकड़ लेती है, बोलते नहीं पापा, मेरे ये अंतरंग दोस्त है, अंतरंग बहन है, मैं इसके बिना रह नहीं सकती। तो फ्रेडरिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे रोजलिंड के रहते तुम्हें कोई याद नहीं करता, कोई तुम्हें प्रिंसेस मानता भी नहीं, और ये एक छद्मावेश में है रोजलिंड, इसको जाने दो। इतना कहकर वो चला जाता है। रात में दोनों बहनें सेलिया और रोजलिंड सोचती रहती क्या करें क्या ना करें। अंत में दोनों ये प्लान बनाते हैं कि वे लोग ये राजमहल को छोड़ के फॉरेस्ट ऑफ एडन की ओर निकल लेंगे। रोजलिंड कहती है कि हम लोग दोनों महिला हैं, ऊपर से राज दरबार वाले कपड़े पहनेंगे तो लोग हमें पहचान जाएंगे, हम लोग पकड़े जाएंगे। इससे बेहतर है कि हम लोग देहाती लड़कियों का ड्रेस धारण कर लें। फिर तुरंत रोजलिंड के मन में एक आइडिया आता है और वो बोलती है कि एक काम करते हैं कि हम बॉय का लड़का का कपड़ा पहन लेते हैं, गडेरिया का, शेफर्ड का, और मैं तुमसे लंबी हूँ इसलिए मैं तुम्हारा बड़ा भाई बन जाऊँगा और मेरा नाम होगा गैनीमेड, और तुम मेरी बहन के रूप में शेफर्डेस के ऊपर रखना, और तुम्हारा नाम मैं चेंज करके एलिना रख देता हूँ। और इतना करके उन लोगों ने कुछ गोल्ड कॉइन्स लिए और चुपके से सवेरे ड्रेस अप चेंज करके वो लोग निकल ले। चलते चलते वे लोग पहुंच जाते हैं फॉरेस्ट ऑफ एडन। अब वहाँ पर क्या स्थिति है कि दोनों पूरा हंग्री अवस्था में पहुँचते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रास्ते में तो होटल्स, इन, शराब वगैरह था जहाँ उन्होंने खाना पीना खाया, लेकिन जब फॉरेस्ट ऑफ एडन पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें केवल पेड़ पौधे नज़र आए, खाने रहने का कोई साधन नज़र नहीं आया। रसीलिया वहीं पर लेट जाती है जंगल में ही और बोलती है कि अब मैं आगे चल नहीं सकती। और रोजलिंड जो कि गैनीमेड के रूप में है वो बोलती है कि मुझे तो लगता है इस बॉय के कपड़े को बेइज्जत कर दूं, क्योंकि मेरे मन में अब एक महिला की तरह रोने का भाव आ रहा है। लेकिन फिर रियलाइज़ करते हैं कि उसका रोल अभी गैनीमेड का है, इसलिए बोलती बहन धैर्य धारण करो, हम लोग आसपास कहीं ना कहीं भोजन की तलाश कर लेंगे। तभी वहाँ से एक सर्वेंट टाइप का व्यक्ति गुजर रहा होता है। तो रोजलिंड ने उस व्यक्ति से पूछा, जिसका नाम कॉलिन था, कि क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ प्रेम या पैसे या किसी और जरिए से भोजन मिल सकता है? तो कॉलिन ने कहा कि मैं एक्चुअली सर्वेंट हूँ, मेरा मालिक है जिसके पास बड़ा सा कॉटेज है, शिप हैं, खेत हैं, काफ़ी बड़ा एरिया उसके पास है, और वो इन चीज़ों को बेच रहा है। अगर आपके पास पैसे हों तो चलो खरीद लो। तो ये अपॉर्चुनिटी था गैनीमेड और सेलिया की एलिना के लिए, और वो दोनों जा करके उस कॉटेज को खरीद लेते हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं कि तुम सर्वेंट के रूप में यहीं रहो और हमारे शिप का देखभाल करो।
इस तरह से रोजलिन और एलिना धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं उसी कॉटेज में, उस जंगल में, और धीरे धीरे पसंद आने लगता है उनका ये जगह। बात को आगे बढ़ाते हैं कि अब इधर मैंने आपको बताया था कि ऑरलैंडो विजय हो गया, और उसके बाद उसकी कहानी, एक्चुअली दो कहानी साथ साथ चलती है, इसलिए डिस्टर्ब ना होंगे, आप भली भांति समझे कि ऑरलैंडो जब विजयी हुआ तो विजयी मुस्कान के साथ वो अपने घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसका नौकर एडम आता है और बोलता है कि आप इतना शानदार विजय प्राप्त किए हो, लेकिन आपका ये जो न्यूज़ है आपसे पहले ही आपके बड़े भाई ओलिवर के पास पहुंच चुका है, और वो इससे और खफा हो गया क्योंकि उसका प्लान था, सोच था कि आप चार्ल्स के हाथे मारे जाओगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उन्होंने एक नया प्लान बनाया है कि जब रात में सोओगे आप अपने चेंबर में, तो वो उसमें आग लगा के आपको मार देगा। ऑरलैंडो यह सोच के काफ़ी दुखी होता है और बोलता है कि चलो यहाँ से इस जगह को ही छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे पास पैसे तो है नहीं। तो एडम बोलता है मेरे पास 500 गोल्ड कॉइन्स हैं, क्योंकि जब आपके पिता जीवित थे तो मेरी स्थिति थोड़ी अच्छी थी और वृद्धावस्था के लिए मैंने इन 500 गोल्ड कॉइन्स को बचा के रखा है, ये मैं आपको प्रदान करता हूँ और मैं आपका साथ ही जाऊँगा आपके सर्वेंट के रूप में। ऑरलैंडो काफ़ी आभारी होता है एडम के प्रति, और वो भी चला जाता है फॉरेस्ट ऑफ अर्डन की ओर। अब होता यूँ है कि जब ऑरलैंडो और एडम उसी स्थान पर पहुंचती है जहां पर गैनीमेड और एलिना डाइंग अवस्था में थी, लेकिन अब वो लोग कहीं और कॉटेज में सेटल हो चुकी हैं, तो वहां पर एडम भी ज़मीन पर लेट जाता है। हमको तो लगता है वो जगह भूतिया था। तो एडम लेट जाता है और बोलता है कि भाई मेरे इसी साइज का कब्र यहाँ बना देना, क्योंकि अब मैं चलने वाला नहीं, गुड बाय, थैंक यू। ऑरलैंडो ये सोच के और दुखी होता है, बोलता आप तो मेरा पितृतुल्य व्यक्ति हैं, आपने मेरा इतना देखभाल की और मैं युवा हूँ, आप थोड़ा देर बर्दाश्त करें, मैं जंगल में घुसता हूँ और कोई ना कोई फूड का व्यवस्था करता हूँ। और इतना कह के ऑरलैंडो चला जाता है, जंगल में घुस जाता है और उसका भेंट हो जाता है सीनियर ड्यूक से। लेकिन वो दोनों में आपस में कोई जान पहचान है नहीं, और सीनियर ड्यूक अपने कोटियर के साथ अभी खाना खाने के लिए ही बैठा है कि तभी ऑरलैंडो हाथ में नंगी तलवार लिए वहाँ पहुँचता है और बोलता है हैंड्स अप, भोजन मेरे हवाले कर दो। ड्यूक द सीनियर वो बोलता है कि भाई भूख के मारे तुम्हारा ये हाल है या तुम्हारा नेचर, प्रकृति ही इस प्रकार का है, दुष्ट प्रकार का है। ये सुनकर ऑरलैंडो बोलता है कि नहीं भाई, मैं भूख के मारे मेरा ये हाल है। अगर आपने कभी कोर्ट देखा हो, कभी आप शहर में रहे हो, कभी आपने चर्च की घंटी बजाई हो, या कभी आप बढ़िया लोगों के साथ रहे हों, तो प्लीज़ मुझे खाना ऑफर करें। तो ड्यूक मुस्कुराता है क्योंकि वो सोचता है कि हमने तो तुमसे ज़्यादा अच्छा ज़िंदगी देखा है, कोर्ट में रहा है। लेकिन ओपनली वो बोलता है कि चलो ठीक है भाई, चलो आओ तुम हमारे साथ खाना खाओ। इस बात पर ऑरलैंडो बोलता है कि नहीं, मेरे साथ एक ओल्ड मैन है, उनकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है, तो आप पहले मैं उसे ले आता हूँ। तो ड्यूक बोला ठीक है, आप उसे ले आओ, तब तक हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग फूड को टच नहीं करेंगे। ऑरलैंडो एक डियर की भांति तेज़ गति से दौड़ता है और बाहों में एडम को उठा के ले आता है। एडम को खाना खिलाया जाता है, उसके बाद सारे लोग खाना खाते हैं और फिर जान पहचान होना शुरू होता है। तो ड्यूक बोलता है कि भाई तुम कौन हो, देखने में तो काफ़ी स्मार्ट पढ़े लिखे जेंटलमैन लग रहे हो। तो ऑरलैंडो बोलता है कि मैं सर रॉलैंड द बॉयज़ का बेटा हूँ। यह सुनकर ड्यूक खुशी से फूले न समाता, बोलता मैं ड्यूक हूँ, सीनियर ड्यूक हूँ, और क्या स्थिति है, तुम क्यों जंगल घुसे। तो ऑरलैंडो ने अपनी सारी कहानी बताई ओलिवर के बारे में। तो ड्यूक भी अपने छोटे भाई फ्रेडरिक को याद किया और बोला मुझे तो लगता है सारे भाई ऐसे ही होते हैं, खैर अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं रहा करो। अब ऑरलैंडो और एडम वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि ऑरलैंडो जब वहाँ पर रहना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसे रोज़लिंड ज़्यादा से ज़्यादा याद आने लगती है और अपने प्रेम को प्रकट करने का उसने एक तरीका ढूंढ निकाला है कि वह कविता लिखना शुरू करता है, पोम्स लिखना शुरू करता है। कहाँ? पेड़ों के पत्तों पर, पेड़ों की छालों पर, और रोज़लिंड का नाम भी लिखा करता है। तो एक दिन इसी तरह से वो
कविता रचना कर रहा था कि गैनीमेड और एलिना वहां पहुंच जाती है। गैनीमेड तुरंत ही ऑरलैंडो को पहचान लेती है। ऑरलैंडो जब गैनीमेड को देखता है तो उसे एक भाव सा आता है कि यह कहीं रोजलिंड तो नहीं, लेकिन गैनीमेड थोड़ा मर्दाना व्यवहार करता है, इसलिए ऑरलैंडो सोचता नहीं, इसमें गैनीमेड का जैसा लुक तो है, सॉरी ऑरलैंडो का जैसा लुक तो है, लेकिन वो भाव, वो एटीट्यूड, वो सॉफ्टनेस, वो जेनरोसिटी, वो ग्लैमर इसमें नहीं है। तो गैनीमेड पूछता है ये कौन पागल है जो इस प्रकार रोजलिंड के नाम से पत्तियों पर लिख रहा है कविता, क्या यहाँ पर रोजलिंड है जो देख रही है? तो ऑरलैंडो बोलता है मैं ही वो बकलोल हूँ, मुझे ये बीमारी है, मैं ही लिख रहा हूँ। तो गैनीमेड उसको बोलती है कि भाई मेरे पास इस बीमारी का, यानी कि जो बीमारी तुमको हुआ है उसका इलाज मेरे पास है, मैं इसका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। ऑरलैंडो को विश्वास तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी सोचता है कि चलो टाइम पास हो जाएगा, इसलिए बोलता है ओके बोलो मुझे क्या करना है। तो गैनीमेड उसको बोलता है कि यहाँ से कुछ दूर पर मेरा एक कॉटेज है और उस कॉटेज में डेली शाम को तुम आया करो और तुम मुझे रोजलिंड ही समझो, और अगर वास्तव में रोजलिंड यहाँ होती तो तुम किस प्रकार का लव स्पीचेस उसके साथ करते, तो वही मेरे साथ भी करना, और धीरे धीरे तुम्हें शर्म आने लगेगी और बीमारी भी ठीक होने लगेगा। ऑरलैंडो बोलता ठीक है, और उस दिन से वो डेली शाम को गैनीमेड के घर कॉटेज आना शुरू कर देता है। कहानी आगे बढ़ती है कि जब ड्यूक को पता चला कि उसकी दोनों बेटियां, आई मीन रोजलिंड और सीलिया, उसके पैलेस को छोड़कर निकल चुकी है, तो वो आग बबूला हो जाता है और उसे शक होता है कि ऑरलैंडो वो व्यक्ति है जो उसकी दोनों बच्चियों को भगा कर ले गया। इसलिए उसके बड़े भाई ओलिवर को वो कॉल करता है और उसको थ्रेटन, धमकाता है कि तुम जाओ ऑरलैंडो को पकड़ के लाओ, वरना तेरी सारी संपत्ति मैं छीन लूंगा। डर कर ओलिवर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ मूव करता है और वो यह प्लान के साथ जाता है कि मैं ऑरलैंडो को मार ही दूंगा जहां भी भेंट होगा। तो जब ऑरलैंडो गैनीमेड के घर एक शाम को जा रहा होता है तो उस देखता है कि एक व्यक्ति है जो लेटा हुआ है, सोया पड़ा है, और उसके गर्दन में एक सांप लिपटा हुआ है। कुछ दूरी पर झाड़ी में एक लाइनस है और वो इंतजार कर रही है कि कब यह व्यक्ति जगेगा और मैं उस पर अटैक करूंगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लाइनस लोग स्लीपिंग व्यक्ति पर, कोई सोता हुआ व्यक्ति पर या मरा हुआ व्यक्ति पर अटैक नहीं करता। तो ऑरलैंडो सोचता है नहीं भाई, इस व्यक्ति का जान खतरे में है, मैं जाके बचाऊंगा। जो ही वो उस व्यक्ति की ओर बढ़ता है तो सांप ऑरलैंडो को आता देख के भाग जाता है, क्योंकि सांप के मन में ये चल रहा होता है कि भाई कहानी का हीरो आ रहा है तो मुझे भागना चाहिए, इसलिए वो भाग जाता है। ऑरलैंडो और नजदीक पहुंच के ध्यान से देखता है तो देखता है ये तो उसका बड़ा भाई ओलिवर है, इसलिए एक क्षण तो उसके मन में ये विचार आता है इसको मरने दो, लाइनस इसका काम तमाम कर देगी। लेकिन चूंकि ऑरलैंडो है, हीरो है, जेनरस है, और वो डिसाइड करता नहीं, बड़े भाई का जान बचाना चाहिए, और जो वो सोच ही रहा था कि लाइनस अटैक कर देती है ओलिवर पर और ओलिवर जग जाता है। ऑरलैंडो लड़ पड़ता है लाइनस से और लाइनस उसका बाएं शोल्डर पर हमला करती है और उसके नाखून के दाग उस पर पड़ जाते हैं। लेकिन ऑरलैंडो है वो तलवार से लाइनस को मौत के घाट उतार देता है। ओलिवर यह जब देखता है कि उसका छोटा भाई जिसको मारने के लिए वो यहाँ आया था उसी की जान बचा रहा है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो काफ़ी दुखी हो जाता है और रेपेंटेंस से भर जाता है और ओलिवर से क्षमा मांगता है, और ऑरलैंडो से क्षमा मांगता है और ऑरलैंडो उससे क्षमा करता है। इस तरह से दोनों भाई रीयूनाइटेड हो जाते हैं। जब रीयूनाइटेड हो जाते हैं तो ऑरलैंडो बोलता है कि देखिए मैं गैनीमेड से मिलने जा रहा था, थोड़ी दूर पर उसका कॉटेज है, लेकिन अब मैं घायल हूँ, वहाँ नहीं जा नहीं सकूँगा और वो मेरा इंतज़ार करेगा, इसलिए प्लीज़ आप वहाँ चल जाओ और उसे बता देना मेरा क्या हाल है। उसके बाद ऑरलैंडो अपने कॉटेज की ओर चला जाता है। ओलिवर जाता है गैनीमेड के पास और उसे सारा हाल सुनाता है और वो ये भी बताता है कि वो वही बड़ा भाई, दुष्ट बड़ा भाई था जिसने अपने भाई को मारने के लिए
यहाँ पर आया था, लेकिन अब मैं सुधर चुका हूँ। जैसे ही गैनीमेड ये सुनते हैं कि ऑरलैंडो घायल हो गया है लाइनस के हाथों, तो वो बेहोश हो जाती है। जब वो जगती है तो ओलिवर बोलता है कि आप लगते तो पुरुष जैसा हैं, लेकिन भीतर से आप लगता है आप में लेडी वाला क्वालिटी है। तो गैनीमेड बड़ा सफाई से वो बोलता है कि एक्चुअली मैं रोजलिंड का बिहेवियर करता हूँ ऑरलैंडो के सामने, इसलिए वही भाव लेके मैं बेहोश हो गया। और सॉरी गैनीमेड, रोजलिंड में मैं कभी लड़का कभी लड़की का यूज़ कर दे रहा हूँ। आप समझ सकते हैं क्या कन्फ्यूज़न है। फिर गैनीमेड वहाँ एक क्षण को रुका नहीं और दौड़ पड़ा ऑरलैंडो से मिलने के लिए। इधर बच गए कॉटेज में अकेला ओलिवर और अकेली सिलिया। सिलिया जब ओलिवर को देखती है तो उसके मन में उसके प्रति प्रेम जागृत होता है, क्योंकि वो देखती है कि आदमी तो सुधर गया है। ओलिवर भी सिलिया को देखता है एंड ही फेल इन लव विद हर। इट वाज आल्सो लव एट फर्स्ट साइट। और ओलिवर मौका की नज़ाकत को समझते हुए सेलिया को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। और सेलिया बोलती है ठीक है, मेरे बड़े भाई को आने दो, मैं तो एग्री हूँ। देखता हूँ कि मौसी तैयार है कि नहीं। अब हम लोग क्लाइमेक्स की ओर मूव करेंगे। अब समझिए होता क्या है कि जब रोजलिंड गैनीमेड ऑरलैंडो से मिल रही होती है तो उसी समय ओलिवर भी पहुंच जाता है। और ओलिवर बोलता है कि भाई मैं तुम्हारी छोटी बहन एलिना से शादी करना चाहता हूं। तो रोजलिंड पूछता है कि क्या वो तैयार है? बोला हाँ वो तैयार है। आपको कोई दिक्कत है? बोला नहीं। तो रोजलिंड भी तैयार है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों का शादी कल ही करवा देते हैं और इसमें डिप को भी इन्वाइट करेंगे। मैं ये बात थोड़ा सा बताना भूल गया था, लेकिन याद आ गया, मैं बता दूं कि रोजलिंड और सेलिया जब रहने लगी थी कॉटेज में तो और ऑरलैंडो आने लगा था उन लोगों से मिलने के लिए, तो इसी बीच रोजलिंड ऑरलैंडो के साथ जाकर के ड्यूक से भी मिल चुकी थी कॉटेज में, मैंने ड्यूक जहाँ रहता था। लेकिन उसने ये रिवील नहीं किया कि वो रोजलिंड है। सोची थी कुछ दिन के बाद मैं इसे रिवील करूंगी, क्योंकि अगर मैं अभी रिवील कर दूं तो ऑरलैंडो जान जाएगा कि मैं ही रोजलिंड हूँ और मेरा जो स्पोर्ट है, जो खेला खेल रही हूँ, वो खुलासा हो जाएगा, उसका राज खुल जाएगा। इसलिए उसने इस बात को गुप्त रखा। अब जब रोजलिंड देखती है कि ओलिवर तैयार है उसकी छोटी बहन सेलिया शादी करने के लिए, तो ऑरलैंडो बोलता है कि काश रोजलिंड भी यहाँ रहती तो मैं उससे शादी कर लेता। इस बात पर रोजलिंड बोलता है कि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है और तुम सच में शादी करना चाहते हो तो मैं अपने मैजिक पावर से, जो कि मैंने एक अंकल से सीखा है, उस मैजिक की सहायता से मैं रोजलिंड को यहाँ ला सकता हूँ। लेकिन आप ड्यूक से पूछ लो कि वो तैयार है कि नहीं। तो ऑरलैंडो ड्यूक के पास जाता है और ड्यूक बोलता है कि अगर मेरी बेटी तुमसे शादी करना चाहती है तो हमें कोई दुख नहीं है, हम तो काफ़ी खुशी होगी क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। खैर, शादी की तैयारी होना शुरू हो जाता है, कॉटेज को सजाया जाने लगता है और अगले दिन गैनीमेड और सिलिया एलिना दोनों मंडप पर पहुंचते हैं, विवाह मंडप पर। तो रोजलिंड फिर से एक बार ऑरलैंडो को पूछते हैं कि क्या रोजलिंड को मैं अगर ले आऊं तो तुम शादी को तैयार हो गए? तो बोलता है अगर मैं पूरा पृथ्वी का राजा बन भी चाहूं तो भी मैं रोजलिंड से ही शादी करूंगा। फिर गैनीमेड जाता है और किंग से पूछता है कि अगर आपकी बेटी ऑरलैंडो से शादी करे तो आपको कोई समस्या? बोला नहीं, अगर मैं राजा होता तो भी मैं अपनी बेटी का पसंद जो ऑरलैंडो है उस पर मैं सहमत होता। तो रोजलिंड बोला ठीक है, आप वेट कीजिए, मैं जादू से रोजलिंड को ला रहा हूँ। और इतना कहकर गैनीमेड और एलिना दोनों जो है एक छोटे से रूम में घुसते हैं और दोनों अपना प्रिंसेस वाले ड्रेस पहन के बाहर निकल जाते हैं। राजा, ऑरलैंडो, ओलिवर सब देख के काफ़ी सरप्राइज होते हैं कि अरे ये तो रोजलिंड सच में है। और दूसरा ओलिवर काफ़ी खुश होता है ये जानकर कि उसकी जो होने वाली वाइफ है वो कोई और नहीं, फ्रेडरिक की बेटी है, अर्थात प्रिंसेस है। रोजलिंड अपने पापा से मिलकर काफ़ी खुश हुई और उसके जो पिता हैं वो भी मिलकर काफ़ी खुश हुए। और
इसी बीच में एक और लव स्टोरी है। फीब नाम की एक शेफर्डेस है, फीब नाम की एक गडेरिन है, जो जब गैनीमेड को देखती है तो वो उसे प्रेम करने लगती है और प्रेम का इजहार भी करती है। तो गैनीमेड उसे स्पष्ट बोलता है कि भाई यू कैन नॉट लव अ वुमन। और फीब का एक चहेता है, मैंने फीब को चाहने वाला एक गडेरिया है जिसका नाम है सिल्वियस, है ना, वो भी उससे प्रपोज करता है, लेकिन फीब चूँकि गैनीमेड से शादी करना चाहती है इसलिए इनकार करती है। लेकिन अब यहाँ पर जब फीब को मालूम हुआ कि अब गैनीमेड वो नहीं है जो वो समझ रही है, तो अल्टीमेटली वो भी सिल्वियस से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो एक ही विवाह मंडप पर 3 शादियाँ होता है, यानी ओलिवर का विवाह हो जाता है सेलिया से, ऑरलैंडो का विवाह हो जाता है रोजलिंड से, और सिल्वियस का विवाह होता है फीब से। काफ़ी अच्छा माहौल है, लोग अच्छे अच्छे खाना खा रहे हैं कि तभी इस खुशी को और दोगुना करते हुए एक हैप्पी न्यूज़ भी आता है। जैक्स द बॉयज़, जो कि सर लॉरेंस द बॉयज़ का दूसरा बेटा है, वो एक खुशनुमा मैसेज लेके आता है। उस मैसेज के अनुसार फ्रेडरिक को जब ये पता लगा कि उसकी दोनों बेटियां जो हैं, ये रोजलिंड और सीलिया, फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में रहती है सीनियर द ड्यूक के साथ, तो आग बबूला हो जाता है और अपनी बड़ी सेना को लेकर के जंगल में प्रवेश करता है और ये कसम खाता है कि मैं सारे लोग को मौत का घाट उतार दूंगा। लेकिन रास्ते में उसे एक रिलीजियस पर्सन, एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, साधु से भेंट होता है, और साधु उतना शानदार उसे उपदेश देता है ह्यूमैनिटी पर, मानवता पर, दयालुता पर, कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और फ्रेडरिक डिसाइड करता है कि अब वो मठ में रहेगा, मंदिर में रहेगा, चर्च में रहेगा, और एक रिलीजियस व्यक्ति के रूप में रहेगा, और अपनी सारी जो संपत्ति जो उसने कॉन्फिस्केट किया था बाय फोर्स फ्रॉम द सीनियर ड्यूक, ये उसे वापस कर देगा। यह हैप्पी न्यूज़ सुनकर राजा काफ़ी खुश होता है और उसके बाद वो प्रॉमिस करता है कि उसके कोर्टियर के जो संपत्ति थे जिसको फ्रेडरिक ने कॉन्फिस्केट कर लिया था, वो उन्हें वापस कर दिया जाएगा और वो लोग फिर अपने राज की ओर चल पड़ते हैं। इस तरह से खुशी खुशी ये कॉमेडी समाप्त होता है। और उसके बाद जैसा कि कॉमेडी या फिल्म में देखा गया है, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और इस तरह से ये पेस्टोरली कॉमेडी समाप्त होता है। मैंने कोशिश की है काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।